हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में यहाँ पे आपका लूसेंट सामान्य हिंदी बुक को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। यहाँ पे आपका टॉपिक है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। राष्ट्रभाषा क्या है? तो आपका राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में आपका प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती हैं। 2 नंबर यहाँ पे आप कहें कि राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती हैं। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तत्कालीन हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती हैं, तो वो राष्ट्रभाषा है। 3 नंबर में यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने किया और यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व आपका जनमान्यता प्राप्त शब्द है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती हैं। अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और आपका देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है और इसका व्यापक जनाधार होता है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप यहाँ पे लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। यहाँ पे अंग्रेजों का योगदान इसमें देखें तो राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती हैं और हिंदी दीर्घकाल से सारे देश में जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य, रामानुज आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया था। हिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत कवियों जैसे असम के शंकर देव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया था। यही कारण था कि जब जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कतें पेश आई, तो कंपनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोलकर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। यहाँ से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष लाभ उठाकर यहाँ पे मुक्त कंठ से हिंदी को सहारा। सीटी मेटाकाफ ने 1806 ईस्वी में अपनी शिक्षा गुरु जॉन गिलक्राइस्ट को लिखा, भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। टॉमस रोबक ने 1807 ईस्वी में लिखा, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी, फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए।
विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में स्वतंत्र बोली जाने वाली भाषा है। एच.टी. कोलब्रुक ने लिखा कि जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों ही साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग औसत समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल में महाभाषा कहा है। इन विद्वानों के मंतव्यों से स्पष्ट है कि हिंदी की व्यावहारिक उपयोगिता, देशव्यापी प्रसार एवं प्रयोगत लचीलेपन के कारण अंग्रेजों ने हिंदी को अपनाया। उस समय हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा मानी जाती थी, जो 2 लिपियों में लिखी जाती थी। अंग्रेजों ने हिंदी को प्रयोग में लाकर हिंदी की बढ़ती संभावनाओं की ओर राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का ध्यान खींचा। धर्म एवं आपका समाज सुधारकों का योगदान देखें तो धर्म समाज सुधारक की प्रायः सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को भापा और हिंदी की यहाँ पे हिमायत की। ब्राह्मण समाज 1828 ईस्वी के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने कहा, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्राह्मण समाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ईस्वी में एक लेख लिखा, भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा, उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं, उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह यहाँ पे काम सहज ही और शीघ्र संपन्न हो सकता है। एक अन्य यहाँ पे ब्राह्मण समाजी नवीन चंद्र राय ने कहा कि पंजाब में हिंदी विकसित के लिए सत्योत्य योगदान दिया। आगे यहाँ पे देखते हैं, आर्य समाज 1875 के संस्थापक दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे एवं गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार थे। हिंदी का उन्होंने सिर्फ काम चलाऊ ज्ञान था, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में लिखा। उनका कहना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। वे इस आर्य भाषा को सर्वात्मना आपका देशोन्नति का मुख्य आधार मानते थे। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वे कहते थे, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएं। आगे यहाँ पे देखते और यहाँ पे अरविंद दर्शन के प्रणेता अरविंद घोष की सलाह थी कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी की संचालिका एनी बेसेंट ने कहा था, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें से सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाले आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। उपयुक्त धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त यहाँ पे प्रार्थना समाज स्थापना 1867 ईस्वी संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग, यहाँ पे सनातन धर्म सभा यहाँ पे स्थापना 1895 ईस्वी संस्थापक पंडित दीन दयाल शर्मा, रामकृष्ण मिशन स्थापना यहाँ पे 1897 ईस्वी संस्थापक विवेकानंद आदि ने हिंदी प्रचार में योग दिया। इससे लगता है कि धर्म समाज सुधारकों की यह सोच बन चुकी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी आवश्यक है। वे जानते थे कि हिंदी बहुसंख्यक जन की भाषा है। एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से सिर्फ इसी भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं।
भावी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ाने का कार्य इन्हीं धर्म समाज सुधारकों ने किया। आगे यहाँ पे देखते हैं कांग्रेस के नेताओं का योगदान। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा एवं राष्ट्रभाषा के प्रति आग्रह बढ़ता गया। 1917 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, तिलक ने भारतवासियों से आग्रह किया कि हिंदी सीखें। महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे। हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्या पर गंभीरता से विचार किया। 1917 ईस्वी में बड़ौच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण या शर्तें होनी चाहिए। आपका अमलदारों, राजकीय अधिकारियों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। ये जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में इनमें से एक भी लक्षण नहीं है, जबकि हिंदी में ये सारे लक्षण मौजूद हैं। इन 5 लक्षणों से युक्त हिंदी की होड़ करने वाली और कोई भाषा नहीं है। वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रतिवर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने को प्रयाग भेजे जाएं और 6 उत्तर भारतीय युवक को दक्षिणी भाषाएं सीखने तथा हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में मद्रास भेजा जाए। इंदौर सम्मेलन के बाद उन्होंने हिंदी के कार्य को राष्ट्रीय व्रत बना दिया। दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण में मद्रास भेजा। गांधी जी प्रेरणा से मद्रास 1927 ईस्वी एवं वर्धा 1936 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित की गई। वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस ही महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिंदी में चलाया जाएगा। इस प्रस्ताव से हिंदी आंदोलन को बड़ा बल मिला। वर्ष 1927 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा, वास्तव में ये अंग्रेजी में बोलने वाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते। वे हिंदी सीखने से इनकार करते हैं, जबकि हिंदी द्रविड़ प्रदेश में भी 3 महीने के अंदर सीखी जा सकती हैं। वर्ष 1927 ईस्वी में श्री राजगोपालाचारी ने दक्षिणा वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी और कहा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतांत्रिक भारत में राजभाषा भी होंगी। आगे यहाँ पे देखते हैं वर्ष 1928 ईस्वी में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भाषा संबंधित सिफारिश में कहा गया था, देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होंगी, परंतु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा।
सिवाय देवनागरी या फारसी की जगह देवनागरी तथा हिंदुस्तानी की जगह हिंदी रख देने के अतः स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी मत को अपना लिया गया। वर्ष 1929 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं, पर सारे प्रांतों की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिला है। आगे यहाँ पे देखते हैं, वर्ष 1931 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा, यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वो करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए हैं तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। गांधी जी जनता की भाषा में करने के पक्षधर थे। वर्ष 1936 में गांधी जी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। वर्ष 1937 ईस्वी में देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ। इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तीव्रतर होता गया, वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन जोर पकड़ता गया। 20वीं सदी के चौथे दशक तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त कर चुकी थी। वर्ष 1942 से 1945 का समय ऐसा था जब देश में स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी। तब राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत जितनी रचनाएं हिंदी में लिखी गई उतनी शायद किसी और भाषा में इतने व्यापक रूप से कभी नहीं लिखी गई। राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ राष्ट्रीयता के प्रबल हो जाने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। यहाँ पे राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं देखें तो नाम, मुख्यालय, स्थापना और संस्थापक। ब्रह्म समाज कलकत्ता मुख्यालय और स्थापना 1828 ईस्वी और संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज का मुख्यालय बम्बई और यहाँ पे स्थापना 1867 ईस्वी और संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। आर्य समाज मुख्यालय यहाँ पे बम्बई और स्थापना 1875, दयानंद सरस्वती संस्थापक थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका मुख्यालय अंडयार मद्रास था और स्थापना यहाँ पे 1882 ईस्वी और संस्थापक कर्नल H.S. अलकाट एवं आपका यहाँ पे मैडम बाल्स्की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं सनातन धर्म सभा धर्म महामंडल 1902 में यहाँ पे नाम परिवर्तन। वाराणसी का मुख्यालय यहाँ पर स्थापना 1895 ईस्वी और पंडित दीनदयाल शर्मा संस्थापक। रामकृष्ण मिशन आपका बेलेरू 1897 ईस्वी, विवेकानंद। राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित यहाँ पे साहित्यिक संस्थाएं देखें तो यहाँ पे नागरी प्रचारणी सभा मुख्यालय काशी वाराणसी, संस्थापक यहाँ पे 1893 ईस्वी, संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र वो आपका शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद 1910, प्रथम आप सभापति मदन मोहन मालवीय। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना 1919 ईस्वी। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920, बिहार विद्यापीठ पटना 1921 ईस्वी। आगे यहाँ पे देखते हैं हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद 1927, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास 1927, हिंदी विद्यापीठ देवधर 1929, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी। नाम, मुख्यालय और स्थापना यहाँ पे महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे मुख्यालय 1937 ईस्वी, स्थापना
बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई 1938 में स्थापना। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1951 ईस्वी स्थापना। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली 1964 ईस्वी। नगरीय लिपि परिषद नई दिल्ली 1975 ईस्वी। आगे यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। बंगाल राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तरुणी चरण मित्र, राजेंद्र लाल मित्र, यहाँ पे राजनारायण बसु, भूदेव मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो यहाँ पे एक बंद संस्थापन करने की से समर्थन होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। सुभाष चंद्र बोस, अगर आज हिंदी भाषा मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गांधी ने हम लोगों से की है। इसी विचार से हमें एक भाषा की आवश्यकता है और वह हिंदी है। रामानंद चटर्जी, सरोजनी नायडू, शारदा चरण मित्र, अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक, आचार्य क्षिति मोहन सेन। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु जो अनुष्ठान हुए हैं उनको मैं संस्कृति का राजस्व यज्ञ समझता हूँ इत्यादि। महाराष्ट्र, यहाँ पे देखें तो बाल गंगाधर तिलक, यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, यह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूँगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। तो यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो सबके लिए समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। एनसी के लेकर डॉक्टर भंडारकर, आपका यहाँ पे वीडी सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, गाडगिल, काका कालेकर इत्यादि। पंजाब, यहाँ पे लाला लाजपत राय, श्रद्धाराम फिरौली आदि। गुजरात, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल, मणिलाल, मुंशी इत्यादि। यहाँ पे दक्षिण भारत, श्री राजगोपालचारी, टी आपका विजय राघवाचार्य। हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती हैं। सीपी रामास्वामी अय्यर, देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यवहार के लिए सरगम और व्यापक तथा एकता स्थापित करने के साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। अनंत शयनम अयंगर, हिंदी ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा है। एस आपका निंजली गप्पा, दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने, आगे यहाँ पे देखते हैं, होने लायक है। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, जो राष्ट्र प्रेमी है उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होना चाहिए। केटी भाष्यम, आर वेंकट राम शास्त्री, एन आपका सुंदरैया इत्यादि। आगे यहाँ पे देखते हैं महात्मा गांधी के भाषा संबंधित विचार। यहाँ पे देखें तो करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियादी डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियादी थी। हिंद स्वराज 1909,
अंग्रेजी भाषा हमारे राष्ट्र के अब से बड़ी हुई है। भारतीय विद्यार्थी को अंग्रेजी के यहाँ पे मार्फत ज्ञान अर्जित करने पर कम से कम 6 वर्ष अधिक बर्बाद करने पड़ते हैं। यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के अमूल्य वर्ष लगा देने पड़े तो फिर और क्या हो सकता है। जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो वह अत्यंत पवित्र और उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती। 4 नंबर में कि हिंदी ही हिंदुस्तान की आपका शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है। यह बात आपका निर्विवाद सिद्ध है। जिस स्थान को अंग्रेजी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असंभव है, वही स्थान हिंदी को मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी का उस पर पूर्ण अधिकार है। यह स्थान अंग्रेजी को नहीं मिल सकता क्योंकि वो विदेशी भाषा है और हमारे लिए बड़ी कठिन है। 5 नंबर में हिंदी भाषा वो भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और जो यहाँ पे नगरी और फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। यह हिंदी एकदम आपका संस्कृत ही नहीं है और न ही वह एकदम फारसी शब्दों से लदी है। हिंदी और उर्दू नदियाँ और आपका हिंदुस्तानी सागर है। हिंदी और उर्दू दोनों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोनों का मुकाबला तो अंग्रेजी से है। अंग्रेजी के आपका या मुंह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है। मैं यदि तानाशाह होता, मेरा बस चलता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता। सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने पर मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते हैं उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूँगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे अपने आप चली आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। 9 नंबर में है कि आपका मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों ना हो, मैं इसे इसी तरह आपका चिपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से जो मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। अगर अंग्रेजी उस जगह को यहाँ पे हड़पना चाहती हैं जिसकी वह हकदार नहीं है तो मैं उससे सख्त नफरत करूँगा। वह कुछ लोगों के सीखने की वस्तु हो सकती हैं, लाखों करोड़ों की नहीं। लिपियों में सबसे अव्वल दर्जे की लिपि नागरी को ही मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि नागरी और उर्दू लिपि के बीच अंत में जीत नागरी लिपि की ही होगी। स्वतंत्रता के बाद आपका यहाँ पे राजभाषा के रूप में विकास, ये अगले वीडियो में आपका देखेंगे। आज के वीडियो में यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का आपका राष्ट्रभाषा के रूप में विकास यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगली वीडियो में अगला देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।